नमस्ते गुरुकुलियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई पर बराबर ध्यान दे रहे होंगे। आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन यूनाइटेड किंगडम। सो Scotland was incorporated in Ireland with an act, and that act was known as the Act of Union 101707, which resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. आयरलैंड का भी वही हाल हुआ। इंग्लिश पार्लियामेंट जैसे जैसे पावर में आई, आयरलैंड की जो कॉम्पोजिशन थी, एथनिक कॉम्पोजिशन, वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट से डिवाइडेड थी। तो इंग्लिश ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया, जबकि प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में थे और जो कैथोलिक्स थे वो मेजॉरिटी में होते हुए भी अपने देश में अपनी सरकार नहीं बना पाए, अपने हिसाब से नहीं चला पाए और बड़े ही टैक्टफुल तरीके से इंग्लैंड ने आयरलैंड को अपने अंदर मिला लिया। एक बार जब आयरलैंड को उन्होंने अपने अंदर मिलाया तो उन्होंने दो तीन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन किया। सबसे पहले आयरलैंड का जो सिंबल था, किसी भी देश का सिंबल जो उसका झंडा होता है, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह पर उन्होंने ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक लगा दिया। नेशनल एंथम आयरलैंड का कुछ और था, अंग्रेज़ों ने अपनी नेशनल एंथम लगा दी, गॉड सेव अवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पर कॉमन कर दिया ताकि आयरलैंड का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। लेकिन बहुत सालों के बाद आयरलैंड में भी स्ट्रगल्स चलते रहे और आपको पता है कि आज थोड़ा बहुत उनका एग्जिस्टेंस बचा हुआ है। द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। हमने देखा कि नेशनलिज्म की शुरुआत जो है फ्रांस के रिवॉल्यूशन से हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुई, और लगभग पूरे यूरोप में फ्रांस जो है वो एक रोल मॉडल के रूप में उभरा, क्योंकि फ्रांस के ही जो लिबरल्स थे, जो फ्रांस के मिडिल क्लास लोग थे और लिबरल माइंडेड थे, उन्होंने डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया। उन्होंने यूनाइटेड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट का कंसेप्ट दिया। वहीं से लोगों ने अपने अपने नेशन को विजुअलाइज करने की शुरुआत की। जो एग्जिस्टेंस ऑफ किंगडम था, जो किंग्स के रूल थे, जो मोनार्कियल सिस्टम्स थे, उसको ख़त्म करने की बात की गई। तो वहीं से निकला एक नेशन को विजुअलाइज करने का तरीका। हमारा देश, आज हम अगर कहते हैं कि भारत हमारा देश है, तो हम अपने देश को विजुअलाइज करते हैं ना कि भारत एक फीमेल फिगर है, भारत माता, हमारा भारत का एक प्रॉपर झंडा है जिसके तहत हमारे देश की पहचान होती है। ठीक है। सो इन द यूरोप ऑल्सो सेम थिंग हैपेंड इन 18th and 19th century. What happened? That artists in the 18th and 19th century, they found out a way of personifying the nation. Personification is the English term. Personify हम किसी चीज़ को करते हैं जब हम बहुत विविड तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू अबाउट अवर कंट्री, भारत माता। अगर भारत माता हम बोलते हैं तो यू कैन सी ए फिगर ऑफ अ फीमेल हु इज़ राइडिंग अ चैरियट सिटिंग ऑन अ लायन। ठीक है। शेर पर बैठकर एक महिला जो है सवारी कर रही है। दैट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। शेर here represents the power, woman here represents the country, and the flag here represents the identity. So this is a personification. So in the same way, artists in 18th and 19th century, they found out a way to personify the nation. So at that time, nations were portrayed as female figure. नेशन को हम कैसे दिखा रहे थे? फीमेल फिगर में। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भारत पापा क्यों नहीं बोलते हैं, भारत माँ ही क्यों बोलते हैं? ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर आप देखेंगे तो वो इमोशनली अटैच्ड होता है अपने माँ से, फादर के साथ उसके इमोशनल अटैचमेंट कम होते हैं। ये एक जनरल सा फैक्ट है। ठीक है। स्पेशल केसेस में डिफर। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज पोर्ट्रे आवर मदर लैंड एज अ फीमेल फिगर, क्योंकि शुरुआत में इफ़ यू सी द रामायण, इफ़ यू सी द महाभारता, फ्रॉम देयर we represent the female as goddess, we represent female as supreme power. ठीक है। पृथ्वी हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। तो इट मीन्स कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से हिस्ट्री की शुरुआत हुई है,
always female figure is regarded as a most powerful figure. That is why nation is also represented as the most powerful figure, और उसके लिए हमने फीमेल फिगर का चुनाव किया, राइट. द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन. अच्छा, यहाँ पर जब हम फीमेल फिगर की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक औरत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि फीमेल फिगर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता नहीं है, हम मन में मान लेते हैं. जैसे आप पूजा करने जाते हैं किसी भी मंदिर में, तो हो सकता है वहाँ पर दुर्गा माता के 10 हाथ बने हुए हों. अगले आप किसी मंदिर में जाएंगे तो हो सकता है दुर्गा माता के 2 ही हाथ बने हों. तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि एक जगह मंदिर में भगवान के 10 हाथ हैं, एक जगह मंदिर में भगवान के 2 हाथ हैं. तो इट इज़ अ फीमेल फिगर दैट इज पर्सोनिफाइड एंड वी कंसिडर इट, राइट, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के रूप में हम इसे कंसिडर करते हैं. सो दैट इज वाई फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन. एलेगोरी क्या होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कि आदमी एक्सप्रेस करता है और वो रियल में होता नहीं है, राइट. एन एलेगोरी is an abstract idea that does not exist in reality, that does not exist in reality. इसको ऐसे समझें जैसे हम बोलते हैं कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा. तो ये क्या है? एक एलेगोरी है. हम सोचते हैं कि शायद एक ऐसा दिन आएगा जब हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, हमारे नेता सिर्फ हमारे देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे. सो दीज ऑल फैक्टर्स आर एन एलेगोरी विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट वी प्री एज्यूम दैट इट विल हैपन समडे, राइट. अब बात करते हैं यूरोपियन नेशन में. तो सबसे पहले फ्रांस ने फीमेल एलेगोरी को बनाया, फीमेल फिगर को बनाया, और वहाँ पर उसने नाम दिया उसका, एलेगोरी वाज क्राइस्टेंड मैरियन. क्या नाम दिया गया? मैरियन, राइट. लेट अस सी. सो इन फ्रांस फीमेल फिगर वाज क्राइस्टेंड मैरियन. उसी तरह से जर्मनी में भी फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट किया गया जिसका नाम दिया गया जर्मेनिया. क्या नाम दिया गया? जर्मेनिया. सो इन फ्रांस द फीमेल फिगर वाज क्राइस्टेंड मैरियन. अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया गया. In France, the female figure was Christine Marianne. अब हम इस फिगर को बना रहे हैं तो कुछ इसके साथ रिप्रेजेंट भी करेंगे. हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? मतलब ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लिबर्टी को. एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेड. Republic, red color symbolizes freedom. And in Germania became the allegory of the German nation. जैसे फ्रांस में क्राइस्टेंड मैरियन एलेगोरी बनी नेशन के लिए, उसी तरह से इन जर्मेनिया became the allegory of the nation. In Germania became the allegory. As I have told you, allegory means an abstract idea. Became the allegory of nation. ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग देश अलग अलग फिगर्स के रूप में फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट करके नेशन को विजुअलाइज करने लगे. ठीक है. अब जर्मन नेशन में, अब जर्मेनिया के ऊपर एक क्राउन है ओक लीव्स का. अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इन सब चीज़ के मायने लिखे हुए हैं. ओक लीव्स का क्राउन है जो कि हीरोइज्म का प्रतीक है. तो ये बताता है कि भैया जो जर्मनी के लोग हैं, जर्मन नेशन है, दैट स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म.
right? So this is how artists in 18th and 19th century started visualizing the nation. Next is nationalism and imperialism. तो जब 18th और 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म हो गया, बहुत सारे नेशंस जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, चैप्टर की शुरुआत में जो फेडरिक सोरेयू का ड्रीम्स था उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे नेशंस जिसका जिक्र किया उसने, और जिस टाइम पे वो पिक्चर बनाया था उस टाइम पे नेशंस एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे नेशंस जो थे वो एग्जिस्ट करने लगे। सो 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक जो नेशनलिज्म था वो अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे खो चुका था। By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its identity. Retained its identity. अब आइडेंटिटी किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, इन टर्म्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कंट्री अपनी आइडेंटिटी के लिए अब तत्पर था। जैसे आप ऐसे समझें कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दोनों देशों में संविधान बना, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों देशों में बना, लेकिन जब इंडियन मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा होगा ना कि इंडिया के अंदर किस तरह के लोग हैं, कितने डाइवर्स ग्रुप हैं, हमारे यहाँ किस तरह से जाति प्रथा है, समाज कैसे बटा हुआ है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है या मॉडर्न सोसाइटी है, राइट, या स्कैंडिनेवियन सोसाइटी की तरफ हम चल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान ने अपनी डेमोक्रेसी बनाई होगी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा तो अपने आवाम को देखते हुए लिखा होगा, अपने रूल्स को देखते हुए लिखा होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी चाहता है, पाकिस्तान अपने तरीके से अपने देश में कानून व्यवस्था चाहता है, भारत अपने तरीके से अपने देश में कानून व्यवस्था चाहता है। बिल्कुल यही 19th सेंचुरी में यूरोपियन देशों के साथ भी हुआ। वो छोटे छोटे देश जो पहले किसी बड़े पावर के अंडर में थे अब वो उनसे आज़ाद हो चुके थे। तो कोई भी जो बड़े पावर से आज़ाद होकर एक अपनी आइडेंटिटी बनाएगा तो वो तो चाहेगा कि हमारे देश में हमारा कानून हो, राइट। और यही कारण था दैट बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडेंटिटी और यू कैन से आइडियलिस्टिक डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalist groups became increasingly intolerant with each other and were ready to war। एक समय जो नेशनलिस्ट ग्रुप एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे के नेशंस की मदद करते थे, अब वही नेशनलिस्ट ग्रुप एक दूसरे देशों से लड़ने को तैयार थे। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा जो लड़ने का कारण बना वो था बल्कान्स, राइट, द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप। यूरोप में टेंशन का सबसे बड़ा कारण बना एक ऐसा जगह जिसका नाम था बल्कान। और प्रेजेंट डे, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो बल्कान बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलकर बनता है और बल्कान के कारण ही वर्ल्ड वॉर भी हुआ। आज अगर वर्ल्ड वॉर हमने फेस किया तो उसका एक कारण बल्कान भी है। बल्कान एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन वाला कंट्री था। बल्कान वॉज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कॉम्प्राइजिंग मॉडर्न डे। अगर आज के समय की हम बात करें तो बल्कान्स के अंदर में इट कम्स रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, बुल्गारिया,
अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया के बारे में शायद कुछ लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते मैं बता दूं कि मैसिडोनिया ने ही सिकंदर जैसे महान राजा को पैदा किया था। सो मैसिडोनिया वॉज हिज होम टाउन, यू कैन से। क्रोएशिया, राइट, बोस्निया, हर्जिगोविनिया, HERZEGOVINA, हर्जगोविनिया, सोल्वेनिया, सर्बिया एंड मोंटेग्रो। सोल्वेनिया, सर्बिया, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है, सर्बिया एंड मोंटेग्रो। Right, so these all areas, Montenegro, all these areas comprise Balkans, और इनके inhabitants जो थे वो कहलाते थे Slavs, and their inhabitants were called Slavs. Slaves नहीं, it is called Slavs, SLAVS, ठीक है। A large part of the Balkan was under the control of Ottoman. So ये बल्कान का एरिया है, और बल्कान का जो एक बड़ा भाग था वो ओटोमान एम्पायर के अंडर में था। A large part of Balkans was अंडर ओटोमान अंपायर। और ओटोमान एम्पायर का जो आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, जिसे ओटो वॉन बिस्मार्क कहते हैं, वो लार्जली क्या था, एक मुस्लिम था, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबको अपनी अपनी आइडेंटिटी चाहिए। सो व्हेन द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज़, जब आइडियाज़ का स्प्रेड हुआ लोगों के अंदर, नेशनलिज्म धीरे धीरे आगे बढ़ा, रोमांटिसिज्म आगे बढ़ा, तो ये घूमते घूमते बल्कान के एरिया में भी आया, ठीक है। बल्कान के लोगों ने भी ओटोमान एम्पायर के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। रिज़ल्ट क्या हुआ, ये इलाके धीरे धीरे आपस में टूटने लगे, युद्ध में आ गए। सो द बल्कान एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। जो नेशनलिज्म का आइडिया धीरे धीरे आगे बढ़ा और बल्कान्स तक पहुंचा, तो इन इलाकों में इट बिकेम द बिग पार्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, और यू कैन से इट बिकेम द बिग पार्ट ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। लड़ाई का सबसे बड़ा कारण बन गया। द बल्कान स्टेट्स वेर फियर्सली जेलस विथ ईच अदर एंड होप टू गेन मोर एंड मोर पावर। अब ये जो बल्कान के हर एक स्टेट थे, ये एक दूसरे से जलने लगे थे, और सभी स्टेट इस फिराक में रहते थे कि कैसे एक दूसरे के ऊपर हमला किया जाए और उनके एरियाज़ को कैप्चर किया जाए, राइट। सो दिस इज़ हाउ बल्कान्स इमर्ज्ड एज अ सोर्स ऑफ टेंशन, गॉट इट। तो यहाँ से जब एक दूसरे के खिलाफ हम नफ़रत की भावना रखेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ अटैक की भावना रखेंगे, तो सिचुएशन क्या आएगा, वॉर का सिचुएशन आएगा। सो दिस लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यही कारण था प्रथम विश्व युद्ध का, इज द एरिया ऑफ बल्कान, राइट। लेट अस सी क्या हुआ उसके बाद। सी वेयर देयर इज अ वॉर वी ऑल नो दैट डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। जहाँ कहीं भी वॉर होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा ही। और वॉर के बाद क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ से अलग हो गई, टूट गई, और धीरे धीरे
इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के रूप में आ गई। सो बल्कान के अंदर जो बड़े पावर्स थे उस समय, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी साथ में मिला हुआ था, ये ऐसे पावर्स थे जो इन कंट्रीज़ के ऊपर, या आप कहें छोटे छोटे कंट्रीज़ जो यूरोपियन नेशंस में थे, उनके ऊपर हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करते थे, उनको जीतने की कोशिश करते थे। सो ईच पावर, आइदर इट इज़ रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, वॉज कीन ऑन काउंटरिंग the hold of other powers over the Balkans and extending its control over the area. So powers like Russia, German, England, ऑस्ट्रो-हंगेरियन युग से so these powers, that time these countries were means major source of power, so was keen on countering होल्ड ओवर बल्कान। बल्कान के ऊपर ये अपने सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करना चाहते थे। अब बल्कान्स के अंदर तो भैया फीलिंग आ चुकी थी कि हमें देश आज़ाद करना है, आगे बढ़ना है। सो बल्कान्स ने लड़ाई शुरू कर दी जो एरियाज़ थे, और इससे वर्ल्ड वॉर का कारण बना। सो नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। nationalism allied with imperialism led to disaster in Europe in 1900 तो लगभग 1914 में यूरोप में बहुत बड़ी तबाही, क्योंकि आपस में लड़ते लड़ते लोग बर्बाद हो चुके थे। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट बिकॉज दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होने लगे, हर एक लोगों को अपना देश चाहिए था, अपने देश की संस्कृति चाहिए, अपनी आइडेंटिटी चाहिए, और इसीलिए एक दूसरे से लड़ने को या अलग होने को बिल्कुल तैयार थे। पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। हर एक देश ने अपनी वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप किया। पीपल डेवलप्ड देयर ओन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये तो होना ही था। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कंट्रीज़ एक दूसरे से अलग होंगी, हर एक कंट्री चाहेगा कि उसके अपने कल्चर, उसके अपने रिलीजन, उसके अपनी लैंग्वेज, उसकी अपनी डायलेक्ट, उसके अपने ड्रेसेस जो हो वो रिफ्लेक्ट हो, एंड दिस इज़ हाउ विल डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। द आइडिया ऑफ सोसाइटीज़ बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स वर एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। और धीरे धीरे लोगों के अंदर ये बात बखूबी दिमाग में आ गई कि जो आइडिया ऑफ नेशन है वो सिर्फ हमारे नेशन तक ही सीमित है, और जो नेशन का कंसेप्ट है, अब वो जो ब्रॉडर मीनिंग रखता था नेशन मीन्स द सेम आइडिया, वो अब धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से बदलने लगे थे, उनके मायने भी बदलने लगे थे। और इस तरह से यूरोप के अंदर जो बड़े पावर्स थे वो अब धीरे धीरे डिवाइड हो चुके थे, और नेशंस की आइडेंटिटी भी अलग अलग हो चुकी थी, राइट। सो जो बड़े पावर थे वो भी धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो रहे थे, या फिर अपनी आइडेंटिटी को वो सिमटते जा रहे थे। सो दिस इज़ हाउ द आइडिया ऑफ नेशन, आइडिया ऑफ imperialism led to division in Europe. So here we end our chapter. I hope you understood it, and if you have any doubts, we have WhatsApp group. You can text your questions. I'll be there to assist you, to help you.
Till then, keep smiling. Thank you.